हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है आपका फ़ोटोकेमिस्ट्री है। आपका न्यू पूरा पेपर ही फ़ोटोकेमिस्ट्री का है। तो हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ़ोटोकेमिस्ट्री, लॉज ऑफ फ़ोटोकेमिस्ट्री एंड लैम्बर्ट बियर लॉ, जो कि हम यूवी में भी पढ़ते हैं, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आपका एनर्जी किस तरीके के मॉलिक्यूल में होती है, किस तरीके का ट्रांजिशन मॉलिक्यूल में होता है, व्हाट इज़ फ्लोरेसेंस, व्हाट इज़ फॉस्फोरेसेंस। तो दिस तरीके का हम क्या होगा आपका इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या जानते हैं, देखो जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस होती हैं, इधर फिजिकल और जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है आपका एनर्जी। उनको क्या चाहिए होती है आपकी, इनिशिएट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, तो एनर्जी क्या हो सकता है आपका, दो टर्म्स में हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ थर्मल, ठीक, तो हम टेम्परेचर रेज कर सकते हैं, थर्मल इट मीन्स बाई हीटिंग, एंड सेकेंड वन इज बाई इरेडिएशन, मतलब बाई लाइट। ठीक है, यदि हम इसका कुछ एग्जाम्पल लें लाइफ में, कहाँ पर है, यदि लाइट के द्वारा रिएक्शन हो रही है दैट इज नोन एज फोटो मीन्स हुआ लाइट, तो फोटो केमिस्ट्री मीन्स हुआ लाइट केमिस्ट्री। तो जो रिएक्शंस होती हैं किसकी प्रेजेंस में, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो चाहे वो केमिकल चेंजेस हो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, फोटो मीन्स लाइट, दैट टाइप ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज फोटो केमिस्ट्री। दिस इज एन ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है फोटो केमिस्ट्री, जिसमें कि हम इस तरीके के रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो किसकी प्रेजेंस में होती है, आपकी लाइट की प्रेजेंस में होती है, फोटॉन्स की प्रेजेंस में होती है, वो कहलाएगा आपका फोटो केमिस्ट्री। ठीक, यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमें कहा जाता है विटामिन डी के लिए हमें सुबह मॉर्निंग की धूप लेनी चाहिए, है ना। तो इट मीन्स क्या, अब आपका विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, उसके सिंथेसिस के लिए क्या है, सिंथेसिस ऑफ कैल्सीफेरॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, मतलब बॉडी में होने वाली एक केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका कैल्सीफेरॉल को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, सेकेंड यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस आप जानते ही हैं, प्लांट्स क्या करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी क्या प्रोसेस है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज, बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्या आपका लाइट। तो वो भी किस तरीके की रिएक्शन है, आपकी बायो ऑर्गेनिक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो जो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और ये पता ही है कि विदाउट लाइट पॉसिबल नहीं है, बिना लाइट के क्या आपका ग्लूकोज को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। कई साइंटिस्ट लगे हैं इस मुहिम में कि किस तरीके से कल के दिन माना सन का सोर्स नहीं रहता है, या आपके प्लांट जैसे कि अब हो रहा है प्लांट्स नहीं रह रहे हैं, तो वो यदि कट जाएंगे तो किस तरीके से फिर हम फूड सिंथेसाइज करेंगे, इसके लिए आर्टिफिशियल लीफ बनाई जा रही है। इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि इन पॉइंट्स को रखते हुए रिसर्च की जा रही है। ठीक है, तो ये दो जो बेसिक एग्जाम्पल है जो हम लाइफ में देखते हैं, दैट आर एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोकेमिकल बायो फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या है, देखो जो कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है जो उसमें जो एनर्जी होती है वो कई तरीके की होती हैं। क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल एनर्जी होती है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। ठीक, तो जो मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है ई टोटल इज इक्वल टू इन सब का समीशन हो जाता है। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब यदि हम इन एनर्जी को कंपेयर करें तो क्या होता है, आपका जो ई इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो ई इलेक्ट्रॉनिक इज़ फार ग्रेटर देन ई वाइब्रेशनल, E vibrational is far greater than E rotational, and E rotational is far greater than E translational। समझ में आया? तो जो E ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, तो इसको हम नेग्लेजेबल होती है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो E टोटल इज इक्वल टू आ जाता है E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल। समझ में आ रहा? तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी इन वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, एंड ये क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, क्या वाइब्रेशनल है, और क्या रोटेशनल एनर्जी होती है। ठीक है, और जो एनर्जीज़ होती हैं, वाइब्रेशनल है चाहे रोटेशनल है, इलेक्ट्रॉन ये कौन सा आपका रोटेशनल है, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, जो ये तीन एनर्जी होती हैं ये क्या होती हैं, क्वांटाइज होती हैं। क्वांटाइज मतलब क्या होता है, इनको
जब मतलब इस एनर्जी के लिए एक डेफिनेट एनर्जी की ज़रूरत होती है, बट जो कौन सी एनर्जी होती है, ई ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, वो क्वांटाइज नहीं होती है। ठीक है, मतलब वो कुछ भी एनर्जी मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, लेकिन इसके चेंज के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की ही ज़रूरत होगी। मतलब ई ट्रांसलेशनल यदि एनर्जी हमारा 40 किलो कैलोरी की ज़रूरत है तो हम भले 45 दे देंगे तो वो भी नहीं लेगा, 40 से कम दे देंगे तो वो भी नहीं लेगा। तो एक डेफिनेट एनर्जी क्वांटा की ज़रूरत होती है। तो जो ये 3 तरीके की एनर्जी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक होती है, वाइब्रेशनल होती है और ई रोटेशनल होती है, वो कैसी होती है आपकी क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज होने का मतलब है इनके ट्रांजिशन के लिए, इन एनर्जीज़ के लिए एक डेफिनेट एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन ई ट्रांसलेशनल नॉन क्वांटाइज होती है। ठीक है, अब हम प्लांक क्वांटम थ्योरी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो रेडिएशन हम डालते हैं, जितनी ज़्यादा रेडिएशन डालेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ओके, सो ई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आया एच न्यू, ये प्लांक की थ्योरी आप पढ़ी है आपने, ई इज इक्वल टू एच न्यू वेयर एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट एंड ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है आपका सी अपॉन लैम्डा। सो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये एनर्जी का जो टर्म है ई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर एच इज इक्वल टू क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू आपको पता ही है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 क्या होता है आपका, जूल सेकंड होती है। एन आपको मालूम ही है क्या होता, सॉरी हाँ, ई इज इक्वल टू एच न्यू। और यदि क्या होगा आपका एन नंबर होंगे तो क्या हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, ये आपको मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। एच आपको पता ही है, सी आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, लैम्डा पता है। इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ई इज इक्वल टू आता है 2.62 इंटू 10⁻4 अपॉन लैम्डा। ठीक, इंटू एन भी कर देंगे तब यहाँ पर को एवोगैड्रो नंबर भी रखेंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी है क्वांटाइज है और किसके होता है आपका, वेव लेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है। जितनी ज़्यादा वेव लेंथ होगी उतनी ही क्या होती है आपकी कम एनर्जी होती है। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ, यह आपका मोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या है आपका, देखो एक्स एक्सिस में क्या होता है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर होता है, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर को क्या होता है, एनर्जी होती है। ठीक, अब ये एज्यूम करो कि 2 एटम्स हैं ये और काफ़ी दूर है। ठीक, हम इनको क्या ला रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं। इट मीन्स क्लोज लाने का मतलब क्या हुआ, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या हो रही है आपकी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब हुआ इसके न्यूक्लियस की और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो क्लोज लाने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस को क्या होना आपका, कम होना। ठीक है, तो क्या हो रहा है आपका, डिस्टेंस कम हो रही, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब क्या है आपका 2 एटम्स दूर हैं तो पोजीशन ये थी, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या लग रहा है, उनको क्लोज ला रहे हैं। ठीक है, क्लोज ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ डिस्टेंस कम हो रही है, दिख रहा है ना, हम इधर की ओर जा रहे हैं, यहाँ 0 से शुरू कर रहे हैं, तो हम क्या करना है आपका इस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने पर क्या हो रहा है आपका, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है आपका, एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दिख रहा है, यहाँ से यहाँ को आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है जबकि क्या होता है आपका, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो उस समय एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, मिनिमम हो जाती है। तो पहले क्या था, डिस्टेंस दूरी पर थे, हम धीरे धीरे क्लोज लाए तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने के साथ साथ एनर्जी भी क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज होती रहती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर को कि हम उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं ला सकते हैं। ठीक, और उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो ये वाली जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, जहाँ पर को कि 2 एटम्स इतने क्लोज आ चुके हैं कि उनके बीच में क्या हो गया आपका, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन होगी ये आपकी, जितनी डिस्टेंस उस समय दोनों न्यूक्लियस के बीच की होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा, तो जो ये पॉइंट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, बॉन्ड लेंथ। तो जो जितना यहाँ पर को डिस्टेंस होगी दैट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सपोज ए और बी क्लोज आ गया और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो गया, पहले फार थे, हमने इनको क्लोज लाए तो क्या हुआ आपका, एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हुई और एक टाइम ऐसा आया कि मिनिमम एनर्जी हो गई और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब यदि हम इनको और क्लोज लाना चाहेंगे तो क्या होगा, ए और बी को बॉन्ड लेंथ के बीच आ गया है और इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो क्या होगा आपका,
इसके और इसके बीच में रिपल्सन लगेगा। जो दो एटम्स हैं उनके बीच में क्या लगने लगेगा, फिर आपका जो न्यूक्लियस और क्लोज आएंगे तो एक रिपल्सन लगेगा। ठीक, तो रिपल्सन होगा तो अब क्या होने लगेगा, फिर से एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पर देखो ये बॉटम में आने के बाद अब ये क्या है, हम आपका और उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी एनर्जी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स क्या हो रहा है, आपका रिपल्सन लग रहा है। यहाँ पर को क्या लग रहा है, फिर आपका रिपल्सन लग रहा है। तो इस तरीके से क्या मोर्स ने बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है वो इस तरीके का होता है। समझ में आ रहा? तो इस शेप में क्यों आया, ये वो पोजीशन है जहाँ पर कोई एटम्स दूर थे, हम उनको क्या लाए, क्लोज लाए तो क्या हुआ आपका, इसके न्यूक्लियस का, इसके इलेक्ट्रॉनिक लेवल का क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज होना। तो डिक्रीज होती गई और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर को की एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। दैट इज नोन एज, तो जिस आर पर, जिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर एनर्जी मिनिमम हो गई, दैट इज बॉन्ड लेंथ। और फर्दर क्या करा हमने, फिर और उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियर रिपल्सन ऑफ टू एटम्स। तो एनर्जी फिर से क्या होने लगेगी, आपकी इंक्रीज होने लगेगी। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके का हमें मिलता है, किसके बीच में, एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिखाया गया है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेबल है। कौन सा है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक लेबल है। और जो इलेक्ट्रॉनिक लेबल है वो फर्दर मिलकर बना होता है वाइब्रेशनल लेबल से। किससे मिलकर बना होता है, तो जो लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, मैंने यहाँ लिखा है V0, V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी वाइब्रेशनल लेवल को प्रेजेंट करती है। ठीक है, यदि हम सोडेंजर इक्वेशन की बात करते हैं वाइब्रेशनल लेवल के लिए, तो उसके लिए ई वाइब्रेशनल एनर्जी इज इक्वल टू होती है आपकी h/v + हाफ। ठीक है, ये सोडेंजर इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी निकालते हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपका यूवी में भी है या नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे। तो HV इज इक्वल टू है h/v + हाफ। ठीक है, वेयर v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कौन से वाइब्रेशनल लेवल में, यदि पहले में है तो v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, इस तरीके से चलता रहेगा। वेयर v इज इक्वल टू क्या होता है, एक इंटीग्रल नंबर होता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब क्या है, देखो यदि v इज इक्वल टू 0, इट मीन्स बहुत ही नज़दीक है, एटम्स प्रेजेंट है, v इज इक्वल टू 0 लेवल में है, तभी भी एनर्जी क्या होती है, कभी भी 0 नहीं होती। वाइब्रेशनल एनर्जी कभी 0 नहीं होती है। ठीक है, कैसे, यदि निकालोगे तो E0 बराबर, इसकी एनर्जी कितनी निकल जाएगी आपकी, E0 इज इक्वल टू h/, तो ठीक ही हो गया। ये कितना हो गया आपका, 0 + हाफ इज इक्वल टू हाफ, तो कितना आ गया, E0 इज इक्वल टू हाफ h/0। तो जो ये सबसे नीचे वाली स्टेट है आपकी, V0 स्टेट में यदि आपका इलेक्ट्रॉन रहता है तो उस समय जो एनर्जी होती है वो इससे नीचे तो रह नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे मिनिमम जो पोजीशन है जहाँ पर रह सकता है इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सी आपकी, या मॉलिक्यूल, वो कौन सी आपकी V0 स्टेट है। समझ में आ रहा? और V0 में एनर्जी है कभी 0 नहीं। ठीक, तो वाइब्रेशनल एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है। तो मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता। समझ में आ रहा, किस पे नहीं रहता आपका मॉलिक्यूल, किस में नहीं रहता, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता है, हमेशा मोशन। भले ही रोटेशनल एनर्जी 0 हो सकती है, लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है। तो E0 इज इक्वल टू इतना आ गया, और फिर ऐसे रखते रहेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, देखो जब मॉलिक्यूल V0 से V1 में जंप करता है तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल। कहाँ से यहाँ जाने में, V0 से V1 तक का। समझ में आ रहा? तो ये क्या हो जाएगा आपका, इतनी किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। और जो रूम टेम्परेचर होता है आपका, RT में जो एनर्जी लगभग मिलती है वो कितनी मिलती है, 6 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्या समझ में आ रहा है कि रूम टेम्परेचर पर इस तरीके का कोई जंप हो सकता है, वाइब्रेशनल जंप नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे बहुत कम होती है। और जो वाइब्रेशनल लेवल, अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि एक वाइब्रेशनल लेवल से यदि इससे इसमें जाएगा तब कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, तभी भी आपका 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल की ज़रूरत होती है। तो इट मीन्स क्या आपका, तो रिएक्शन को यदि हमने करना है तो ज़्यादातर रिएक्शन के लिए हमें क्या देना पड़ता है, हीट या एनर्जी हमें देनी पड़ती है, चाहे वो हम थर्मल फॉर्म में दें, चाहे हम वो क्वांटा फॉर्म में दें। तो जिस भी फॉर्म में देंगे हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना। अब इसमें क्या है, देखो ये वाला पोजीशन क्या था, जहाँ पर दो एटम दूर थे। ठीक, और ये वाला पोजीशन कहाँ था, जब उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, यहाँ बॉन्ड बना है और यहाँ बॉन्ड नहीं है। समझ में आ रहा, यहाँ बॉन्ड नहीं है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। ठीक,
तो जो ये वाली एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। समझ पा रहा, यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, दो एटम्स के बीच में यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पर नहीं है, तो इन दोनों का जो गैप होता है दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो V0 लेवल पे जो एनर्जी होती है E0 इज को क्या बोलते हैं आपका जीरो पॉइंट एनर्जी, ये भी पता होना चाहिए। जो E0 है मतलब जब वाइब्रेशनल लेवल 0 पर आपका कोई एटम है, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन है, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं आपका जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक, और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका E0 से, और कितनी होती है इसकी वैल्यू, हाफ H/μ0 इसकी क्या होती है आपकी वैल्यू होती है। ठीक हो गया। अब जो आपने ये प्लांक का वो पढ़ा था आपका E इज इक्वल टू क्या निकला था, hc/λ। क्या समझ में आ रहा है, फिर आपका जो एनर्जी है वो लैम्डा के क्या होता है आपका इन्वर्सली रिलेटेड होती है। ठीक है, एनर्जी और उसमें क्या होता है आपका इन्वर्सली रिलेशन है। तो देखो क्या है आपका, आपको ये पता है ना ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये आपको याद होनी चाहिए कि गामा रेज है, एक्स रेज है, कॉस्मिक रेज है, इसकी जो लैम्डा वैल्यू होती है दैट इज़ क्या होती है आपकी लेस देन क्या होती है आपकी 100 नैनोमीटर। ठीक, यूवी कहाँ से कहाँ तक होता है 200 to 400 नैनोमीटर, 200 to 400 नैनोमीटर। विजिबल कब होता है 400 to 800 नैनोमीटर। ठीक है, IR कहाँ से कहाँ तक होता है 0.8 माइक्रोमीटर टू 300, यहाँ बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है 300 माइक्रोमीटर। और जो क्या होती है आपकी माइक्रोवेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है लगभग 1 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक, तो यदि हम इस डायरेक्शन से इधर इस डायरेक्शन की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे कम वेवलेंथ है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, तो वेवलेंथ का बढ़ना मतलब एनर्जी का क्या हो जाना आपका डिक्रीज होना। वेवलेंथ का बढ़ना मतलब एनर्जी का क्या हो जाना यहाँ पर को डिक्रीज होना। समझ में आ रहा। अब देखो अभी हमने पहले बात की थी, हमने ऊपर लिखा एक बार बात की है कि जो ई इलेक्ट्रॉनिक होता है दैट इज़ फार ग्रेटर देन ई वाइब्रेशनल, ई वाइब्रेशनल इज़ फार ग्रेटर देन ई रोटेशनल, इस तरीके से हमने लिखा था। ठीक है, तो अब क्या है देखो ये इसको और अच्छे से समझना है। ये भी मोर्स का कर्व है, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉनिक लेबल दिखा रखे हैं। ठीक है, ये है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक लेबल और ये जो है वो आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक लेबल है। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉनिक लेबल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, वाइब्रेशनल लेबल से। ठीक, तो ये देखो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लेबल है और अभी हमने दिखाया था ना V0, V1, V2, तो ये कौन से लेबल हैं आपके वाइब्रेशनल लेबल। और जो वाइब्रेशनल लेबल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, देखो हमने इसको भी स्प्लिट कर दिया है। जो ये एक लाइन यहाँ V0 दिखाई दे रही थी ना, ये हमने यहाँ पर देखो छोटे छोटे 4 लाइन बना दी हैं, तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट और स्मॉलर लेबल से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ नोन एज रोटेशनल लेबल। ठीक, तो ये क्या है आपका जो ये कर्व है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक लेबल 2 एंड दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक लेबल 1। और जो ये एक लाइन थी वाइब्रेशनल लेवल था वो इस फिर से स्प्लिट हो गए हैं, किस में कन्वर्ट हो गए R1, R2, R3, R4, तो ये है रोटेशनल लेवल। ठीक, तो दिख रहा है ना रोटेशनल लेवल ट्रांजिशन मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाना, एक रोटेशन लेवल से दूसरे रोटेशन लेवल में जाना, इट मीन्स क्या हो गया आपका ई रोटेशनल। ठीक हो गया। ई वाइब्रेशनल मतलब हो गया V1 से V2 में जाना, यहाँ से यहाँ जाना मतलब क्या हुआ ये आपका ई वाइब्रेशनल, ई वाइब्रेशनल। और ई इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ से यहाँ जाना, ये इस एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने की प्रोसेस क्या हो गई आपकी ई इलेक्ट्रॉनिक। तो तीनों समझ में आ रहा है ना, ये क्या है यहाँ से यहाँ गया तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इस वाइब्रेशनल लेवल से सेकेंड वाइब्रेशनल लेवल में जाएगा तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, और इस छोटे से रोटेशनल, ये रोटेशनल लेवल से R1, R2, R3, R4, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा आपका रोटेशनल ट्रांजिशन। ठीक, तो आपको यहाँ से आप स्पष्ट दिख रहा है कि क्या हो रहा है आपका ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, वाइब्रेशनल के लिए कम चाहिए और रोटेशनल के लिए और भी कम चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर को क्या लिखा था आपका ई इलेक्ट्रॉनिक फार ग्रेटर देन ई वाइब्रेशनल रोटेशनल, और ट्रांजिशनल और भी कम होती है। ठीक हो गया। तो पहली चीज़ ये समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल किससे मिलकर बना होता है, वाइब्रेशनल लेवल से, और वाइब्रेशनल लेवल भी छोटे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रोटेशनल लेवल्स में। ठीक है, फिर ये बात में डिस्कस करते हैं।